सबको नमस्कार। आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज के 4th लेक्चर में। तो आज हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं और अभी तक हम इतना तो समझ ही गए हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब है कि ड्रग कैसे अपना एक्शन शो करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में मेनली दो चीजें आती हैं, क्या और कैसे, क्योंकि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ही है ड्रग एक्शन। ड्रग क्या करेगा, ड्रग क्या करेगा उसको कवर करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। उसमें भी दो चीजें पढ़ते हैं, क्या और कैसे। क्या मतलब व्हाट, ड्रग करेगा क्या, वो आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन में, जो कि हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब हाउ, कैसे अपना काम ड्रग करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कह लें कि किस तरह से ड्रग काम करते हैं। बहुत कम ड्रग्स हैं जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे पहले हम कवर करते हैं कि क्योंकि इसके एग्जांपल्स भी बहुत कम हैं और बहुत कम ड्रग्स हैं जो इस मैकेनिज्म को एक्चुअली यूज करते हैं। तो ओनली हैंडफुल ऑफ ड्रग्स एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर सिंपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये मैंने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया कि ये पहला मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है। और वो क्या है कि ड्रग्स एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर सिंपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अपनी खुद की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को यूज करके एक्शन करना। ओनली हैंडफुल ऑफ ड्रग्स, बहुत कम ड्रग्स हैं जो ऐसा करते हैं। मतलब ये बॉडी के किसी रिसेप्टर के साथ या किसी एंजाइम के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, उनको टारगेट नहीं करते, बल्कि ये खुद की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा ही अपना एक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ आएगा। दो एग्जाम्पल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिखे हैं और दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं केमिकल प्रॉपर्टी के। तो ये पहले दो जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल है बल्क लेग्जेटिव। बल्क लेग्जेटिव्स जो हैं, लेग्जेटिव्स वो ड्रग होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होते हैं। तो बल्क लेग्जेटिव जो है वो स्टूल पास करने में हेल्प करते हैं। कैसे? अपने फिजिकल मास के कारण। ठीक। तो बल्क लेग्जेटिव एक्चुअली क्या करते हैं, नाम से ही क्लियर है, बल्क बनाते हैं, स्टूल को बल्क प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण स्टूल को पास होने में, या आप कह दें कि डिफिकेशन रिफ्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक। दूसरे हैं एक्टिवेटेड चारकोल। ये एंटीडोट है। अगर अगतंत्र की क्लासेस आपने लगाई हैं, लगाई ही होंगी, तो स्टार्टिंग की क्लासेस में ही आपको मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन, उसमें आपको पढ़ने में मिलता है कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एक एंटीडोट है मैक्सिमम पॉइजन्स का। तो वो कैसे काम करता है? एड्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टी है उसमें, एड्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, अपनी एड्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टी को यूज करके वो एंटीडोट इफेक्ट देता है पॉइजन्स को। तो होता क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे एल्केलॉइड्स हैं, उनको ये एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है। और जब उनको एड्सॉर्ब कर लेता है तो वो बॉडी पे अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते, तो वो एड्सॉर्ब कर लेता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह बल्क लेग्जेटिव और एक्टिवेटेड चारकोल, ये वो उन कुछ ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू काम करते हैं। इसी तरह अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, वो देखते हैं वो क्या करेंगे। जैसे एंटासिड्स, एंटासिड्स जो ड्रग्स हैं उनका काम क्या है, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना। ऑब्वियसली ये एल्कलाइन सब्सटेंसेस हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जिन डिजीज में हमें वो गैस्ट्रिक एसिड से दिक्कत हो रही है, जैसे अल्सर्स हो गए हैं या कोई अल्सर्स के पेशेंट है, तो गैस्ट्रिक एसिड के कारण उनको उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो हम गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो वो जो ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी से, क्योंकि वो एल्कलाइन है, तो वो एंटासिड्स हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है चिलेटिंग एजेंट्स। ये एग्जाम्पल फिर से अगतंत्र से आ रहा है, टॉक्सिकोलॉजी से। हैवी मेटल की चिलेशन कर देना। तो जितने भी हैवी मेटल्स हैं उन सब की पॉइजनिंग, क्रॉनिक पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में चिलेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। चिलेशन का मतलब होता है कि हैवी मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेना। एक्चुअली ये जो हैवी मेटल्स हैं
ये बॉडी के सब्सटेंसेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से बॉडी को ये इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो चिलेटिंग एजेंट हैं ये हैवी मेटल के साथ बॉन्ड बना देंगे, तो एक तरह से उनको बाउंड कर देंगे, वो बांध देंगे, वो फिर बॉडी के एंडोजीनस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से चिलेटिंग एजेंट्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये तो था पहला मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मैंने इसलिए यहाँ नंबर 1 लिखा है कि वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अक्सर हो सकता है कि बुक से आप पढ़ें तो आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन ऐसा ना करें। ये पहला मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है जो एक्चुअल में सबसे कम यूज होता है। तो अब चलते हैं मेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस पे। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि अपनी खुद की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को यूज करने वाले ड्रग्स बहुत ही कम हैं, तो फिर अब सवाल उठता है कि ज्यादातर ड्रग्स करते क्या हैं, फिर बाकी के बच्चे ड्रग्स क्या करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद टारगेट बायोमोलिक्यूल्स और अ टारगेट बायोमोलिक्यूल विच इज यूजुअली ए प्रोटीन। तो अब हम समझ गए कि ज्यादातर ड्रग्स अपना इफेक्ट कैसे शो करते हैं, वो बॉडी में कुछ टारगेट बायोमोलिक्यूल्स को के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो टारगेट बायोमोलिक्यूल ज्यादातर कोई ना कोई प्रोटीन होता है। तो देखते हैं वो टारगेट बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। अब ये जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जिनको टारगेट किया जाता है, ज्यादातर ड्रग्स जिनको टारगेट करते हैं वो 4 तरह के हैं एक्चुअल में। दीज फंक्शनल प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो पहले हैं एंजाइम्स, दूसरे हैं आयन चैनल्स, तीसरे हैं ट्रांसपोर्टर्स और चौथे हैं रिसेप्टर्स। अब मैंने यहाँ 1 2 3 4 न लिख के 2 3 4 5 लिखा है, वो इसीलिए ताकि हम पहले ड्रग एक्शन को भी इंक्लूड करें। तो पहला जो ड्रग एक्शन है वो फिजिकल या केमिकल खुद की ड्रग की खुद की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के कारण होगा, लेकिन जो बाकी के ड्रग एक्शन है 4, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, वो फंक्शनल प्रोटीन्स को टारगेट करने के कारण होगा। और वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट में जो कि है एंजाइम। तो एंजाइम्स हमें पता ही है कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर अंडर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलते हैं लगभग सारे ही किसी ना किसी एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होते हैं। इसीलिए इसीलिए ड्रग्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टारगेट है एंजाइम्स, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम्स कर रहे हैं। अगर आप एंजाइम को टारगेट कर देते हो तो आप उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन को या तो इनहांस कर सकते हो अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, या फिर उसको कम कर सकते हो अगर आप उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हो। तो एंजाइमेटिकली मीडिएटेड रिएक्शंस को, जो ड्रग्स हैं वो एंजाइम से होने वाले रिएक्शंस को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंजाइम के एक्शन को बढ़ाना ये ज्यादा कॉमन नहीं है, इट इज लेस कॉमन। ज्यादा कॉमन क्या है, उसके एक्शन को घटाना। अब ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए है कि देखो एंजाइम का एक्शन होने के लिए ना बहुत ही ऑप्टिमम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस तरह से। तो इसलिए अगर किसी एंजाइम का काम नहीं हो रहा है, उसका काम करवाना मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना ये मुश्किल है, क्योंकि आपको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा बॉडी में, और फिर वो मतलब ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप जो एंजाइम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि उसका काम कम करके हम एक्शन शो कर सकते हैं, तो वो आसान है। ज्यादा कॉमन इसलिए यही है कि एंजाइम किसी न किसी एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देना, दूसरे शब्दों में कहें कि एंजाइम को इनहिबिट कर देना। ठीक है, और हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके हैं भी नहीं एंजाइम की एक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाने के, लेकिन इनहिबिट करने के हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है। अब एक टर्म आती है एंजाइम इंडक्शन। उसका क्या मतलब है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिंथेसिस ऑफ मोर एंजाइम प्रोटीन्स। ज्यादा एंजाइम बनवा देना, जितने एंजाइम्स हैं उस पर्टिकुलर टाइप के उनको और बनवाना। सिंथेसिस ऑफ मोर एंजाइम प्रोटीन्स, उसको क्या कहते हैं, एंजाइम इंडक्शन। अगेन ये फिर से बहुत कॉमन नहीं है,
ठीक है, ना तो नए प्रोटीन्स, एंजाइम प्रोटीन्स बनाना इतना आसान है बनवाना, ना ही जो एंजाइम्स अवेलेबल हैं उनकी एक्टिविटी को, जो एंजाइम्स जितने भी अवेलेबल हैं, जितने मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, उनकी प्रॉपर्टी को बढ़ाना भी आसान नहीं है। आसान क्या है कि उनकी एक्टिविटी को कम कर देना, तो जिसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम को इनहिबिट करना ज्यादा कॉमन है। जब हम बात करें कि एंजाइम्स को टारगेट अगर ड्रग्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर वो एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंजाइम्स को इंड्यूस नहीं करते या उनकी एक्टिविटी नहीं बढ़ाते, पर वो इतना कॉमन नहीं है। ज्यादा कॉमन है एंजाइम को इनहिबिट करना। एंजाइम इनहिबिशन दो तरह से होता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब यहां मैंने जस्ट लिख के छोड़ दिया है कि दो तरह से इनहिबिशन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव हो या नॉन कॉम्पिटिटिव। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो ये है कॉम्पिटिटिव और ये है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब समझते हैं कि क्या है। देखिए, ये है कोई सबस्ट्रेट, कोई सबस्ट्रेट है ये जिसपे एंजाइम को काम करना है। तो ये मैंने लिखा है ई कि ये एंजाइम है। ठीक, ये एंजाइम जो इस शेप का है, बिल्कुल इस बाइंडिंग साइट की शेप का है। तो ये जो सबस्ट्रेट है, समझने के लिए हम मानते हैं कि इसमें दो बाइंडिंग साइट्स हैं। एक तो है एंजाइम की बाइंडिंग साइट, ये वाली जो बिल्कुल उसी कॉन्फॉर्मेशन की है जिस कॉन्फॉर्मेशन का एंजाइम है, इसलिए वो यहाँ पे बाइंड करता है। और दूसरी ये साइट है जो कि है एडजेसेंट साइट। एडजेसेंट साइट मतलब पड़ोसी साइट, एक और भी साइट है यहाँ पे। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि कुछ तो कंपटीशन होगा, इसलिए कॉम्पिटिटिव कह रहे हैं। कंपटीशन ये है कि सेम बाइंडिंग साइट के लिए जो ड्रग है, डी लिखा है मैंने यहाँ, डी फॉर ड्रग, जो ड्रग है वो सेम बाइंडिंग साइट के लिए compete करे। मतलब हमारा दिया हुआ ड्रग, हमारा एडमिनिस्टर किया हुआ ड्रग उस बाइंडिंग साइट पे जाके, आप देख रहे होंगे कि शेप भी इसकी सेम है, कॉन्फॉर्मेशन भी सेम है, उसी बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड कर जाए। अगर ये यहां बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम यहां बाइंड नहीं कर पाएगा और उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि जब एंजाइम यहां बाइंड करता है तभी सबस्ट्रेट पे वो बायोलॉजिकल रिएक्शन या वो केमिकल चेंज आता है। जो हमारा रिएक्शन है, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो तभी होता है जब एंजाइम इस पे बाइंड करता है। लेकिन ड्रग जो है वो सेम उसी बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड कर गया जहां एंजाइम को बाइंड करना था। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि सेम बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट करेगा यहाँ पे ड्रग। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें भी देखो दो साइट्स हैं, लेकिन इसमें नोटिस करने की बात यह है कि ये ड्रग की जो कॉन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, उसकी शेप अलग है। एंजाइम ने यहाँ बाइंड करना था, इसकी भी पहले ये जो बाइंडिंग साइट है ये वाली, इसकी भी शेप ऐसी ही थी। सेम सबस्ट्रेट लिया है मैंने, इसकी भी शेप ऐसी ही थी। लेकिन जब ड्रग यहां बाइंड कर गया तो इसने, पहली बात तो इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेम बाइंडिंग साइट पे बाइंड ही नहीं करेगा। किस पे बाइंड करेगा? किसी एडजेसेंट साइट पे। और लेकिन जब ये एडजेसेंट साइट पे बाइंड करेगा तब ये जो बाइंडिंग साइट है इसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगा। और अब क्योंकि इसमें ये जो कन्फर्मेशनल चेंज आ चुका है, इसके कारण एंजाइम यहां बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहां पे सेम बाइंडिंग साइट के लिए तो कंपीट नहीं किया ड्रग ने, लेकिन किसी और बाइंडिंग साइट पे, एडजेसेंट बाइंडिंग साइट पे बाइंड करके इसने इसकी बाइंडिंग को रोक दिया या इनिबिट कर दिया। तो इसको हम कह रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का सिंपल मतलब यही है कि सेम बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट करे तो कॉम्पिटिटिव, सेम बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट ना करे तो नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इस तरह से एंजाइम इनहिबिशन दो तरह का होता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये फार्माकोलॉजी में आपको आगे भी ये टर्म्स आएंगी, तब भी आपको समझ जाना है कि कॉम्पिटिटिव मतलब सेम बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट करना और नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब सेम बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट नहीं करना। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल्स जो है एंजाइम इनहिबिशन के या एंजाइम को अफेक्ट करके, टारगेट करके ड्रग एक्शन शो करने के, सबसे पहला है एस इनहिबिटर्स।
एस इनहिबिटर्स जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आते हैं। बीपी कम करने के लिए इन ड्रग्स को यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने रास मैकेनिज्म पढ़ा होगा बीपी रेगुलेशन का, तो आपको पता होगा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का बहुत बड़ा रोल रहता है बीपी को बढ़ाने में। तो उस एंजाइम को इनहिबिट करके बीपी कम करेंगे। अगर आपने रास मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे चल के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो हम पढ़ेंगे। दूसरे हैं कॉक्स इनहिबिटर्स, ये नसेड्स में आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एक्चुअली ये जो कॉक्स है, ये जो एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज, इस एंजाइम का फुल फॉर्म है कॉक्स का, इस एंजाइम का नाम है साइक्लोऑक्सीजनेज। ये जो एंजाइम है ये इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स लाने में, पेन में और फीवर, इन तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉक्स। तो उसको इनहिबिट करने से इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को कम किया जाता है या पेन को। तो वो है नसेड्स के अंडर आने वाले कॉक्स इनहिबिटर्स। ये एग्जांपल है एंजाइम इनहिबिशन का एक और। दूसरा है डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, ये फिर से एक एंजाइम है, नाम से ही पता चल रहा है डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। ये एंटी पार्किंसंस ड्रग्स में यूज होता है डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। एक्चुअली ये जो एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, ये क्या करता है, लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमने रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्शन में पढ़ा था कि पार्किंसंस डिजीज की ट्रीटमेंट में, पार्किंसंस डिजीज की ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं लीवोडोपा। तो लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट किया जाता है बॉडी में, ये तब बात हुई थी, लेकिन बॉडी में कौन सा एंजाइम है जो लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करता है, वो है ये डी कार्बोक्सिलेज। लेकिन इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअली हम डोपामिन इसलिए नहीं दे रहे थे और लीवोडोपा इसलिए दे रहे थे क्योंकि जो डोपामिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है और हमें इसका एक्शन तो ब्रेन में चाहिए। तो अगर हम डोपामिन दे भी देते हैं बॉडी में, तो वो क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो वो ब्रेन में पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन उसका जो प्रीकर्सर है लीवोडोपा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो इसलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और फिर ब्रेन में जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। हम तो यही चाहते हैं कम से कम कि ब्रेन में जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उसको डोपामिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्रेजेंट होता है पेरिफेरी में भी। तो अगर वो पेरिफेरी में भी प्रेजेंट है, तो अगर पेरिफेरी में ही मतलब ब्रेन सेंटर मतलब ब्रेन, पेरिफेरी मतलब ब्रेन के अलावा बाकी सब चीजें, तो अगर सेंटर में पहुंचने से पहले, ब्रेन में पहुंचने से पहले पेरिफेरी में ही अगर लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम तो सेम ही रही, डोपामिन में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स जैसे कि कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ यूज किए जाते हैं ताकि वो पेरिफेरी में डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करें, ताकि ज्यादातर लीवोडोपा के फॉर्म में ही ब्रेन में पहुंच जाए और फिर वहां जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो और हमारा काम हो जाए। तो इस तरह से 3 एग्जांपल्स देख लिए हमने कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करके हम किसी डिजीज को या उसके सिम्टम्स को ट्रीट कैसे करते हैं। तो ये तो था पहला, प्रोटीन्स में से पहला। वैसे तो पहला कर चुके हैं हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन जिन फंक्शनल प्रोटीन्स को टारगेट करने की बात हो रही थी, जो 4 तरह के ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स, इनमें से पहला कवर कर लिया है हमने एंजाइम्स। अब बात करते हैं आयन चैनल्स की। तो आयन चैनल्स पहली बात करते क्या है ये बॉडी में, एंजाइम तो जैसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस कर रहे थे सभी, इसलिए अच्छा टारगेट थे। आयन चैनल अच्छा टारगेट इसलिए है क्योंकि ये इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन को रेगुलेट करते हैं। सेल के अंदर आयन कितने रहेंगे, कितने बाहर जाने चाहिए, जो भी इनका एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो भी आयंस का मूवमेंट है, वो आयन चैनल्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये अच्छा टारगेट बन जाते हैं। स्पेशली अच्छा टारगेट कब है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स में। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, इनसे हम क्या समझते हैं, हम इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स जैसे न्यूरॉन्स, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या नर्व इंपल्स को कैरी करने के लिए न्यूरॉन्स में और मसल्स में एक स्पेसिफिक आयनिक कंपोजिशन चाहिए होती है हमें, ठीक है।
तो इसलिए वहां पे आयन चैनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसीलिए मसल्स की या न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को अगर हमने कंट्रोल करना हो तो हमें आयन चैनल्स को टारगेट करना पड़ता है। आयन चैनल एक अच्छा टारगेट है इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स के केस में। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं दो तीन और समझ आएगा हमें। जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो पेन परसेप्शन को कम करें, मतलब सिर्फ पेन परसेप्शन को नहीं, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स तो कम से कम पेन परसेप्शन को कम करने के लिए ही यूज होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स के और भी फंक्शन हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स का जो मेजर फंक्शन है वो है कि पेन परसेप्शन को कम कर देना, ये खत्म कर देना, ताकि जो भी छोटा मोटा सर्जिकल प्रोसीजर है वो आसानी से हो पाए। ठीक, तो वो कैसे काम करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स? वो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। एक मिनट है। देखो, होता ऐसा है कि ये न्यूरॉन है, मान लो बना रही हूँ। हाँ, ये न्यूरॉन है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा है कि इस न्यूरॉन को एक्साइट होने के लिए या नर्व इंपल्स को कैरी करने के लिए, नर्व इंपल्स कैरी क्यों करनी है इसको? इसको पेन का परसेप्शन जो है, पेन का जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाना है। तो जरूरी है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रहे, नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा क्या इसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे एनेस्थेटिक्स ड्रग्स में, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लें, आपको पता भी होगा कि सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक, रेस्टिंग पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव में होता है -70 मिलीवोल्ट, अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट रहेगा तो सेल एक्साइट नहीं हो पाएगी, मतलब न्यूरॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा, और पेन परसेप्शन का जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए न्यूरॉन का एक्साइट होना जरूरी है। लेकिन उसके एक्साइट होने के लिए जरूरी है कि सोडियम अंदर आए उस सेल के। लेकिन सोडियम चैनल को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण सेल के अंदर नेगेटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा और वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी, मतलब वो रेस्ट में ही रहेगी। तो ये मोड ऑफ एक्शन है किसका? लोकल एनेस्थेटिक्स का, क्योंकि वो आयन चैनल्स को टारगेट करते हैं। उसका दो एग्जांपल्स हैं, क्विनिडीन और निफिडिपिन। नाम मतलब आगे लिखा ही है कि कौन से चैनल। यहाँ भी सोडियम चैनल को वो ब्लॉक करता है, लेकिन कहा मायोकार्डियल। मायोकार्डियल मतलब ये फिर इस अंडरस्टूड है कि क्विनिडीन ऐसा ड्रग है जिसकी डिप्रेसेंट एक्टिविटी है मायोकार्डियल सेल्स पे, मतलब हार्ट पे। तो हार्ट को डिप्रेस करना, हार्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम कर रहा है क्विनिडीन। ठीक, कैसे कर रहा है वो? हम अब ये थोड़े पढ़ रहे हैं हम कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तो हम पढ़ चुके। कैसे कर रहा है? आयन चैनल को ब्लॉक करके। इसी तरह निफिडिपिन जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप में आप ड्रग्स में आप इनको पढ़ेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक क्लास आती है, जिन भी ड्रग्स में सफिक्स डिपिन लगा होता है, जैसे एम्लोडिपिन फेमस है उनमें से। तो वो जो क्लास है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो भी इसका एग्जांपल है कि आयन चैनल को, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके एक्चुअली ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रोक देते हैं। स्मूथ मसल्स जैसे कि वेस्कुलर स्मूथ मसल, तो उससे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण वेसल्स मतलब डायलेट रहती हैं, जिसके कारण बीपी कम हो जाता है। तो ये आयन चैनल के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगला जो है ट्रांसपोर्टर, उस पर मूव करते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स, पहली बात है क्या, नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स हैं ये। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन पे बहुत से प्रोटीन्स लगे रहते हैं, और प्रोटीन्स ही क्यों, कोलेस्ट्रॉल एक तो होता है उसमें, प्रोटीन्स अलग अलग तरह के होते हैं, एक्वास्पोर्स, कैरियर प्रोटीन्स। तो उनमें से एक ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स। Several substrates are translocated through cell membrane by binding to specific carrier proteins. Several substrates are translocated through cell membrane by binding to specific carrier proteins. ठीक, कुछ सबस्ट्रेट्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते फ्रीली, इसलिए
उनको क्रॉस करवाने के लिए, ट्रांसलोकेट करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो इसलिए वो भी एक अच्छा टारगेट बन जाते हैं ड्रग्स के लिए। जैसे एग्जांपल्स देखें हम इनके ट्रांसपोर्टर्स के, तो सबसे पहला एग्जांपल्स है फ्यूरोसेमाइड। ये किसको इनहिबिट करता है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को। ये जो फ्यूरोसेमाइड है ये एक्चुअल में एक डायूरेटिक ड्रग है। डायूरेटिक ड्रग है मतलब बॉडी से ये वाटर को यूरिन के थ्रू निकालना चाहता है और उसके चक्कर में ये सोडियम को भी निकालता है बॉडी से। तो सोडियम और वाटर दोनों को यूरिन के थ्रू ज्यादा निकाल देना, ये काम है एंटी नहीं डायूरेटिक्स का। उसका एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड। डायूरेटिक्स का दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ये दोनों डायूरेटिक्स हैं और ये दोनों ही क्या काम करते हैं? किसी ना किसी कैरियर प्रोटीन को इनिबिट कर देते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को, इसको ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करता है फ्यूरोसेमाइड, वैसे ही सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनिबिट करता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ये दोनों एक्चुअल में करते क्या है कि सोडियम की, ये जो दोनों एक्चुअली ट्रांसपोर्टर्स हैं ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब यूरिन में से, या आप बोलो कि रीनल ट्यूब्यूलर फ्लूइड में से, ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड है उसमें से सोडियम को वापस बॉडी में रीएब्जॉर्ब करते हैं ये। और जब सोडियम को ये रीएब्जॉर्ब करते हैं तो सोडियम को वाटर फॉलो करता है, लेकिन ये सोडियम को वापस बॉडी में रीएब्जॉर्ब नहीं होने देते, जिससे कि सोडियम उस ट्यूबुलर फ्लूइड में ही रह जाता है और साथ में वाटर भी उसमें रह जाता है और फिर यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो ये तो फंक्शन है डायूरेटिक्स का कि यूरिन के थ्रू सोडियम और वाटर को निकालना। तो ये दो जो डायूरेटिक्स हैं ये इसका एग्जांपल्स हैं कि ट्रांसपोर्टर को टारगेट किया जा रहा है। अगला है SGLT2 इनहिबिटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर का नाम है, ये ट्रांसपोर्टर है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये भी किडनी में ही होता है। एक्चुअली किडनी में ये वाले ट्रांसपोर्टर्स बहुत सारे रहते हैं क्योंकि किडनी में ही मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सोडियम के साथ ग्लूकोज की, इन दोनों की रीएब्जॉर्प्शन कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला ट्रांसपोर्टर। तो इसको इनिबिट करने से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डायूरेटिक एक्शन भी मिल जाता है क्योंकि सोडियम की भी रीएब्जॉर्प्शन इनिबिट हो रही है, लेकिन मेनली इसको यूज किया जाता है एंटी डायबिटिक एक्शन के लिए कि ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन ना करवाए, ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाए। तो ये थे हमारे 4 मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जो 5वां है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के अंडर रिसेप्टर्स, वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन मैकेनिज्म है, इसलिए हम उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में 5 चीजें याद रखनी है आपको। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के वर्च्यू से, पहला तो। दूसरा, इसके बाद 4 अलग अलग फंक्शनल बायोमोलिक्यूल टारगेट प्रोटीन्स जो कि हैं एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स, जिनमें से एंजाइम्स, आयन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स हमने अभी इस वीडियो में कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिसेप्टर्स। थैंक यू।